शेखर के जीवन में शशि केवल उसकी बहन नहीं थी, वह उसकी सबसे बड़ी सहयात्री, उसकी आत्मीय मित्र और वह व्यक्तित्व थी जिसने उसके भीतर छिपी संवेदना, करुणा और आत्मबोध को जगाया। शशि ने शेखर को केवल स्नेह नहीं दिया, बल्कि उसके संघर्षों को समझने और स्वयं को पहचानने का साहस भी दिया। आखिर शशि का शेखर के जीवन में वास्तविक योगदान क्या था? आइए इस गहरे और जटिल संबंध को समझते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शेखर एक जीवनी भाग 2 संघर्ष। इस उपन्यास के अगले भाग का वाचन शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर साहित्य की अनेक कालजयी कृतियां आपका इंतजार कर रही हैं। द्रौपदी की महाभारत, सीतायन, उपसंहार, मृत्युंजय, पिंजर, रेत की मछली, गुनाहों के देवता, प्रतिज्ञा, निर्मला और ऐसी ही अनेक उत्कृष्ट पुस्तकों का संपूर्ण वाचन आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। हमारा समाज की पांडुलिपि प्रकाशक को दे आने के बाद शेखर को ऐसा अनुभव होने लगा कि जो उद्देश्य उसने अपने सामने रखा है उसकी ओर एक सीढ़ी वह चढ़ गया है। इससे उसे बहुत सांत्वना मिली और वह कुछ अधिक नियमित होकर काम करने का प्रयास करने लगा। अब की बार उसने संसार के विभिन्न समाजों में स्त्री और पुरुषों के अधिकारों की तुलनात्मक अध्ययन करने का निश्चय किया। प्रतिपाद्य विषय यह था कि इस समय पुरुष और स्त्री के आपस के संबंधों को और एक दूसरे के सम्मुख प्रत्येक के अधिकार को नियमित करने वाली जो सीढ़ियां हैं, उनमें बहुत कम ऐसी हैं जो विवेक की नींव पर खड़ी हुई हैं या जिनके पीछे प्रकृति की विशालतर अर्थशास्त्र की व्यवस्था है, उस अर्थशास्त्र की जिसकी पूंजी की इकाई रुपया न होकर जीव है। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर वह यह भी सिद्ध करना चाहता था कि सुधारकों में जो प्रचलित तर्क परंपरा है कि रूढ़ियां किसी जमाने में ठीक थीं, क्योंकि उस समय की परिस्थिति के लिए बुद्धि संगत थी, पर अब नई परिस्थिति में असंगत हो गई हैं, वह भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि बहुत से विश्वासों की जड़ नवीन या प्राचीन किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य नहीं है, अर्थात अतीत की परिस्थिति के साथ ही उनका अपरिहार्य कार्य कारण संबंध नहीं है। उनकी जड़ है विशुद्ध अंधविश्वास या जादू टोने की तर्कातीत क्रियाओं में। टोने की प्राचीन रीतियों के ही बहुत से अवशेष हैं जिन्हें हम अनंततर बुद्धि संगत बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं। यह प्रयास वैसा ही है जैसे पुरानी टूटी हुई मिट्टी की लुटिया मिल जाने पर हम उसमें पीतल की नई पैंदी टाकना चाहें, पर ऐसा उपहासास्पद प्रयास हम नित्य ही करते हैं। शेखर यह भी कहना चाहता था कि इन सुधारकों के असफल होने का कारण यह भी है, वे ऐसी रूढ़ियों को पुराने जमाने की दृष्टि से ठीक मानकर मानव के अहंकार को पुष्ट करते हैं। वह और भी आग्रह पूर्वक कहने लगता है कि अजी साहब, पुराने सब रिवाज तो ऋषियों ने निर्दिष्ट किए थे, आप खुद मानते हैं कि वे समयानुकूल थे। इससे फिर वह आसानी से एक और सीढ़ी की ओर बढ़ता है। जब वह देखता है कि बहुत से नए रिवाज भी बुद्धि संगत नहीं हैं, तब वह कहता है, साहब, वे तो ऋषि थे, वे जो निश्चित कर गए वह उसी जमाने के लिए नहीं, युग युगांतर के लिए ठीक था, क्योंकि वे तो त्रिकालदर्शी थे। अगर वह अपने जमाने के लिए बुद्धि संगत विधान बना सकते थे तो क्या भविष्य के लिए नहीं बना सकते थे? बस इस दृष्टिकोण के आगे सुधारक की एक नहीं चल सकती। यह रूढ़ी का दुर्भेद्य कवच है। शेखर चाहता था कि उसकी पुस्तक में निरे सिद्धांत का प्रतिपादन ना हो। जो युक्तियां वह उपस्थित करे उन्हें पुष्ट करने के लिए इतिहास, मनोविज्ञान और जीव विज्ञान, विशेषकर मानव शास्त्र से प्रमाणों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दे कि उसकी एक एक युक्ति अकाट्य हो जाए। वह अनुभव कर रहा था कि इसके लिए उसका अध्ययन पर्याप्त नहीं है। कॉलेज में विज्ञान उसका विषय ही रहा था और वैसे भी वह इधर उधर की बहुत पुस्तकें पढ़ता था और जेल के 10 महीनों में भी उसने बहुत कुछ पढ़ा था, जिससे समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में उसकी रुचि भी परिष्कृत हुई थी। पर वह अच्छी तरह जानता था कि मानव का ज्ञान पुंज जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है उसके साथ साथ चलना बहुत कठिन है, विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जिसके अध्ययन को किसी बहुज्ञ का निर्देश न मिल सकता हो। वह चाहता था कि
नगर के प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालय का सदस्य बन जाए ताकि पढ़ने की सामग्री मिल सके। और पिता के दिए हुए रुपए में से होटल का बिल आदि चुकाकर 12 रुपए उसके पास बाकी भी थे। पर पुस्तकालय का 8 रुपए तो वार्षिक चंदा था और जिन विषयों की पुस्तकें वह लेना चाहता था उनके लिए 20 रुपए का डिपॉजिट भी आवश्यक था। एक दिन बैठे बैठे उसे ध्यान हुआ, उसकी कई किताबें खो गई हैं अवश्य, पर बहुत सी बची हुई भी हैं। जो पुस्तकें वह पढ़ चुका है उन्हें पूंजीपतियों की तरह संजो कर रखने का उसे क्या अधिकार है। वे उसे बहुत प्यारी हैं, बल्कि उन्हें वह अपने विशालतर अर्थात सामाजिक शरीर का एक अंग मानता है। पर ज्ञान क्यों कम प्यारा हो और ज्ञान क्यों बिना प्रयास मिले? ज्ञान का कोई चूरन की पुड़िया है कि मुफ्त में चखने को मिल जाए? शेखर ने अलमारी के पास जाकर पुस्तकें देखना आरंभ किया। 2 बार सब देख चुकने के बाद उसने अधिक दामों वाली 3 पुस्तकें निकाली। फिर एक बार सब पुस्तकों को देख कर 2 वापस रख दी और एक और निकाली। फिर सबको वापस रखकर टहलने लगा। फिर उसने बड़े आकार की 2 जिल्द की पुस्तकें निकाली, वेल्स लिखित इतिहास की रूपरेखा। जल्दी जल्दी उसके बहुत से पन्ने उलट डाले। फिर मन ही मन कहा, यह तो जर्नल पुस्तक है और इसे बार बार देखने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। 2 बार पहले ही पढ़ चुका हूँ और उसे बाहर रख लिया। फिर 2 चक्कर काट कर उससे भी बड़े आकार की एक पुस्तक निकाली, चुगताई का चित्र संग्रह। इसके 2 चित्र देखकर वह जैसे पुस्तक को संबोधित करके मन ही मन कहने लगा, जब और संग्रह नहीं रहे तब इस एक से क्या होगा? फिर चुगताई कौन दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार है और चित्र तो आदमी तब रखे जब रखने लायक जगह हो। यहाँ क्या जाने कब दीमक लग जाए। और उसने अपने को याद दिलाया कि उसकी पहली रचना को कीड़े खा गए थे और दूसरी को गाय खा गई थी। पर उसके मन का भाव चोर का सा अधिक था, निश्चय उसमें बिल्कुल न था। शेखर ने 3 पुस्तकों की जिल्द खोलकर फिर देखी। ये पुस्तकें उसे कॉलेज में पुरस्कार में मिली थीं और जिल्द के अंदर इस आशय का प्रमाण पत्र भी चिपका हुआ था। क्षण भर शेखर उसे देखता रहा। फिर एकाएक उसने दृढ़ हाथों से प्रमाण पत्र कोने से पकड़ पकड़ कर उखाड़ डाले, पुस्तकें पुराने अखबार में लपेटी और बाहर चल दिया। पुस्तकें कुल लगभग 48 रुपए की थीं, पर बाजार में उनके 18 रुपए से अधिक नहीं लगे। 2 जगह पूछकर शेखर ने वेल्स का इतिहास एक सेकंड हैंड पुस्तक विक्रेता के पास 15.5 में बेच दिया। यह उसकी कीमत का ठीक आधा था। दूसरी पुस्तक के 4 रुपए से अधिक देने को कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि शेखर को पता लगा मूल्य 17 होने पर भी नई पुस्तक बाजार में 50% कमीशन काटकर 8.5 में मिल रही थी। अतः शेखर उसे लेकर कॉलेज की एक लड़की के पास गया जो उसका परिचित भी था और चित्रकला में रुचि रखता था। शेखर ने वह पुस्तक किसी तरह उसके मत्थे मढ़कर उससे 8 रुपए ले लिए। यद्यपि शेखर ने स्पष्ट अनुभव किया कि ग्राहक पर जितना दबाव डाला जा सकता है उससे किसी तरह भी कम वह नहीं डाल रहा है, किंतु सदस्य बनकर जब वह पहली ही खेप में फ्रेजर की गोल्डन ब्रो, क्रॉली की मिस्टिक रोज और पालिनोस्की की तथा मनुस्मृति का एक सटीक और विशद आलोचना युक्त संस्करण ले आया, तब उसके मन का अवसाद उतर गया और इन पुस्तकों को, जिनका उल्लेख बार बार पढ़कर उसकी उत्कंठा तीव्र हो चुकी थी, वह मनोयोग पूर्वक पढ़ने में जुट गया। पढ़ना स्थगित करके जब वह पुस्तक अलमारी में रखता तब उसे ऐसा जान पड़ता कि ये भी पढ़ाई नहीं है, उसकी आत्मीयता के घेरे में आ गई है। एक दिन शेखर ने लिखते लिखते चौंकर देखा कि कोई उसके द्वार पर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। वह मुंह उठाए तो अनुमति लेकर प्रवेश करे। शेखर ने हड़बड़ाकर कहा, आइए आइए, और इधर उधर फैले हुए कागज समेटकर चारपाई पर स्थान बनाने लगा। आगंतुक ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान का जाल फैलाते हुए कहा, मेरा नाम अमोलक राय है और मैं यहाँ की हिंदू सुधार सभा का मंत्री हूँ। शेखर ने कहा, आज्ञा? मैंने सुना है कि आप समाज सुधार के कार्य को अपने जीवन का मिशन बनाना चाहते हैं। आप अध्ययनशील भी हैं, यह तो प्रत्यक्ष ही देख रहा हूँ। असल में साधना ही सुधार की पहली मांग है। मैं? शेखर ने विस्मय से पूछा, आपने यह सब कहाँ से सुना? प्रतिभा छिप थोड़ी ही सकती है, आप विनय से लाख छिपाएं। यह नहीं हो सकता, कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है। शेखर ने कुछ रुखाई से कहा, कैसे कृपा हुई? यूं ही दर्शन के लिए चला आया। समाज सेवा के काम में इतने कम व्यक्तियों को दिलचस्पी होती है और आजकल के नौजवान तो
आप जानते ही हैं जैसे हैं, किसी काम में रुचि उन्हें नहीं है। सेवा के नाम से तो वे चिढ़ते हैं। आपसे हमें बड़ी बड़ी आशाएं हैं। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में उत्साह है, लगन है, जवानी का बल है। आप कभी हमारी किसी सभा में आकर देखिए। हमारा कार्यक्रम देखकर आप स्वयं जान लेंगे कि आप कितनी मदद कर सकते हैं। शेखर ने कुछ रुचि दिखाते हुए कहा, अवश्य आऊंगा, पर आप कुछ संक्षेप में। हाँ हाँ, सुधार तो हम बहुत सी बातों का चाहते हैं, पर यह अनुभव करके कि समाज की बुनियाद परिवार पर खड़ी है और समाज का सुधार तभी हो सकता है जब पहले परिवार का जीवन सुधारा जाए। हमने उसी को अपना क्षेत्र चुना है। बहुत ठीक। और परिवार की बुनियाद विवाह है, इसलिए हम सबसे पहले विवाह की परिपाटी में सुधार चाहते हैं। यह तो बड़े महत्व का काम है। आपका कार्यक्रम क्या है? कोई एक बात हो तो बताओ ना। ऐसे काम में बहुमुखी उद्योग करना पड़ता है। नवयुवकों और नवयुवतियों को और उनके माता पिताओं सबका सहयोग आवश्यक होता है। फिर पत्र पत्रिकाएं अपना महत्व रखती हैं। फिर नेताओं, पंडितों आदि को भी प्रसन्न रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ का विरोध बढ़ाने से लाभ। आपका काम जितने कम विरोध के साथ संपन्न हो सके उतना ही अच्छा। क्यों, आपकी क्या राय है? लाला अमोलक राय कुछ हंसे। ठीक है, अच्छा, मैं अवश्य आपकी सभा में आऊंगा। कब है? आइए ही नहीं, आपको बोलना भी अवश्य पड़ेगा। शेखर ने कुछ झिझकते हुए कहा, बोलने का तो मुझे बिल्कुल अभ्यास नहीं है। मैं तो बातचीत करके ही अधिक उपयोगी हो सकता हूँ। वाह, यह भी कोई बात है? समाज सुधार के काम में समाज से भागने से कैसे चलेगा? और फिर कोई बड़ा जलसा थोड़े ही है। इन्हें गिने आदमी होंगे जिन्हें काम में रुचि है। समझ लीजिए कि वर्करों की मीटिंग है। बाकी हमारा सब काम तो बाहर होता है। मीटिंग में केवल विचार विनिमय होता है। अंत में तय हुआ कि शेखर मीटिंग में जाएगा और विचारों के आदान प्रदान में हिस्सा लेने के लिए कुछ कहेगा भी। लाला अमोलक राय चले गए। यद्यपि शेखर ने इस निमंत्रण की बात शशि को बड़े शांत भाव से बताई और उसकी सहमति भी शांत भाव से स्वीकार कर ली, तथापि भीतर ही भीतर उसकी उत्तेजना बढ़ने लगी। एक और नए दायित्व की भावना और काम के लिए मार्ग मिलने का उत्साह, दूसरी ओर पहले पहल शास्त्रार्थ का संकोच और डर। कॉलेज में और विशेषकर एंटीगोनम क्लब में काफी उत्साह के साथ अपने मत का पोषण कर लेता था, पर वह बात और थी। वहाँ सब परिचित थे और साथी थे, और वहाँ स्वयं क्लब के निर्माताओं में से वह एक था। यहाँ पर वही एक गैर होगा, निमंत्रण की औपचारिकता में बंधा हुआ और अनुभवी समाज सेवियों में एक अकेला नौसिखिया अमेचर। फलित है, उसने बड़े परिश्रम से तैयारी आरंभ की और अपने वक्तव्य के लिए पॉइंट लिखते लिखते पूरा एक निबंध लिख डाला। उन दिनों वह जो कुछ पढ़ रहा था उसका और उसके दृष्टांतों का उसने भरपूर उपयोग किया। कौटुंबिक प्रणाली के सुधार की बात करते हुए उसने कुटुंब की व्युत्पत्ति से आरंभ करके उसके विकास का निरूपण किया। सिद्ध किया कि आरंभ में उस विकास और जीवन के अर्थशास्त्र में कोई संबंध नहीं था और कौटुंबिक जीवन की प्रागैतिहासिक रूढ़ियों की आर्थिक भित्ति खोजना मूर्खता है। किंतु क्रमशः रूढ़ियों का विकास जादू टोने की परिधि से निकलकर आर्थिक नियमों से प्रभावित होने लगा और फलतः आर्थिक विकास के साथ साथ उनका भी घोर परिवर्तन होता रहा। मनुस्मृति से उदाहरण देकर उसने प्रमाणित किया कि स्मृति काल का परिवार चिंतन तात्कालिक आर्थिक परिकल्पनाओं में बंधा हुआ था। इसलिए स्मृतियों की तर्क परंपरा ही नहीं, उनके रूपक और दृष्टांत भी एक विशेष अवस्था में कृषि मूलक सभ्यता के द्योतक हैं। इसीलिए स्त्री के अधिकारों का नियमन करने में बराबर गाय, घोड़ी, ऊंटनी, दासी, महिषी के दृष्टांत देकर निर्धारणाएं की गई हैं। पुरुष को उत्पादक मानकर उन सबको और स्त्री को उत्पादन का उपकरण माना गया है और कृषि की भांति ही इन सब की संतान को उत्पादक की संपत्ति, इन सब के धन को स्वामी का धन। पितृत्व का निर्णय करने के लिए भी क्षेत्रीय और क्षेत्र और फल का रूपक व्यवहृत हुआ है। किंतु यह कहने में स्मृतियों की अवज्ञा नहीं है। जब तक समाज का नियमन सभ्यता की तात्कालिक अवस्था के साथ विकसित होता रहा, तब तक समाज ठीक रहा और उसके भीतर सड़ांध नहीं उत्पन्न हुई। किंतु शेखर ने प्रतिपादन किया, आधुनिक युग में यह सामंजस्य नष्ट हो गया। हमारे जीवन की परिस्थितियां अधिक तेजी से बदलने लगी और समाज का विकास रुक गया। इसका एक कारण निस्संदेह यह था कि विदेशी शासन सत्ता ने एक नई और कृत्रिम स्मृति खड़ी कर दी। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए
उसने जोड़ बटोर कर जहां तहां के प्रचलनों का एक पुंज खड़ा किया और उसको प्रमाण मान लिया, यह भूल कर कि प्रमाण भी सदा विकासशील रहे हैं और रहते हैं, और जिस परिस्थिति में ये प्रमाण इकट्ठे किए गए थे वह तो अपेक्षाकृत और भी अधिक स्थायी, अनिश्चित और द्रव्य थे। बहते पानी को एकाएक बांध कर जमा किया गया। उस जमी हुई बर्फीली पपड़ी के नीचे नया बीज फूटता और बढ़ता तो कैसे, किंतु यह बाहरी केवल एक कारण था। दूसरा और हमारे लिए अधिक महत्व का कारण अवश्य यह था कि समाज के भीतर ही दुर्बलता और जड़ता थी। उस लचकीलेपन की कमी जो जीवन का अपरिहार्य धर्म है। इन साधारण सैद्धांतिक स्थापनाओं के बाद शेखर ने पारिवारिक जीवन के मुख्य मुख्य अंगों का विवेचन करके आधुनिक सभ्य जीवन की परिस्थितियों के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों का उल्लेख किया था। ज्यों-ज्यों सभा का दिन निकट आता गया, त्यों-त्यों शेखर की उत्तेजना बढ़ती गई। हमारा समाज की समाप्ति के बाद वह इतना उतावला नहीं हुआ था जितना इस मीटिंग के लिए हो गया। एक पथरीले नीले रंग की धूमिल सांझ, चौतल्ले के एक अकेले कोणाकार कमरे की खुली खिड़कियों में से ठंडा और बोझिला और तेजाब की तरह चुभने वाला, सांप की कैंचुल सी मरी और बदरंग चिकनाहट लिए शहर के पौष का धुआं भीतर धंसा चला आ रहा था। नीचे और आसपास फैले हुए अदृश्य शहर में से प्रेत सा आकारहीन शोर धुएं के कफन को भेद कर ऊपर उठ रहा है, पर उसकी नीरव चाप मानो कमरे के पथराए हुए सन्नाटे को बढ़ा रही है। शेखर धुएं से अंधी, पर जलन के कारण और भी निर्जल आंखों को बलात् खोले हुए खाट के एक कोने में दुबका बैठा है और धूमिल भाव से अनुभव करता है कि यह बाहर का चित्र उसकी भीतरी अवस्था की अच्छी विडंबना है। शेखर को सुधार सभा की बैठक से लौटे हुए घंटा भर हुआ है। वह अपने को मना लेना चाहता है कि बैठक की बात को वह बिल्कुल भूल चुका है, पर जैसे पक्षाघात उत्पन्न करने वाले विष से पैदा होने वाली जड़ता ही उसके प्रसार की चेतना उत्पन्न करे, वैसे ही शेखर की स्तब्धता उस मीटिंग के अनुभव की आवृत्ति का रूप ले रही थी। सभा में 100 से ऊपर व्यक्ति देखकर शेखर ने विस्मय से सोचा कि क्या सचमुच समाज सुधार के इतने वर्कर शहर में हैं? उसके मन में आशा का नया संचार हुआ था और कार्यवाही के विषय में जो नया कौतूहल जागा था उसमें वह अपने वक्तव्य की अकुलाहट भूल गया था। किसी तरह सभा आरंभ हुई। पहले वक्ता ने अपना विषय घोषित किया, ब्राह्मण समाज में विवाह की समस्याएं। शेखर एकाग्र होकर सुनने लगा, पर क्रमशः एकाग्रता कम होने लगी और थोड़ी देर बाद उसका मन बिल्कुल उचट गया। वह वक्ता की ओर से मन सर्वथा हटाकर श्रोताओं में से एक एक की मुद्रा का अध्ययन करने लगा। अनेक बहुत एकाग्र होकर सुन रहे थे, बल्कि उनकी तन्मयता यहाँ तक पहुंची थी कि वे सिर से या हाथ हिलाकर होठ और भावों की भंगिमा बदल बदल कर न केवल अनुमोदन कर रहे थे, बल्कि वक्ता के अमूर्त विचारों को मानो मूर्त क्रियाओं में अनुवादित भी करते जा रहे थे। शेखर सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि वह किसी तरह भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, बल्कि वक्ता पर कुढ़ भी रहा था। धुंधला सा ज्ञान उसे रहा कि वक्ता ने प्रस्ताव का रूप ले लिया है, कि प्रस्ताव का आशय यह है कि ब्राह्मणों में वर इतने दुर्लभ हो रहे हैं कि कुमारियों के विवाह की भीषण समस्या उपस्थित हो गई है। अतः उनकी सहायता के लिए और उन माता पिताओं के निस्तार के लिए सुधार सभा एक कमेटी बना दे, जो ब्राह्मण कुमार विवाह प्रबंधक समिति कहलाए और जिसका सबसे पहला काम हो प्रांत भर के विवाह योग्य ब्राह्मण कुमारों की एक सर्वांगपूर्ण सूची तैयार करके प्रकाशित करना, जिससे किसी जरूरतमंद पिता को अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर का पता मिल जाए और साथ ही अन्य ज्ञातव्य सूचनाएं भी, आयु, आय, कुलशील पिता की आय, पद, रंग, रूप, रुचि, व्यसन, कैसी कन्या पसंद है, भविष्य के लिए प्लान इत्यादि। इस प्रकार की तालिका से कितनी सुविधा हो जाएगी, कितनी दौड़ धूप, कितना कष्ट और व्यय बच जाएगा। प्रस्ताव पेश भी हो गया, मत लिए बिना सर्वसम्मति से पास भी हो गया। शेखर ने छुटकारे की एक लंबी सांस ली और अगले वक्ता की प्रतीक्षा करने लगा, जिसका परिचय देने के लिए लाला अमोलक राय खड़े हुए थे। एकाएक चौंककर उसने जाना कि इतने सब प्रशंसात्मक विश्लेषणों के साथ जिसे बखाना जा रहा है वह शेखर ही है। उसका मन और भी डूब गया, पर किसी तरह साहस बटोर कर, उस समय के लिए साहस बटोरना मीटिंग के अनुभवों की छाप को बिखेरने का ही प्रयास था, वह आगे आया
और पहले से तैयार की हुई योजना के अनुसार अपनी बात कहने लगा। आरंभ करते ही अगली कतार में दो एक व्यक्तियों की कानाफूसी और उसके बाद एक के द्वारा अमोलक राय से कहा हुआ वाक्य, लड़का तो अच्छा मालूम होता है लाला जी, बधाई। सुनकर उसे कुछ ठांटस भी हुआ और कुछ उलझन भी, पर जिस वीर भाव से नया साधक सब प्रलोभनों को दुत्कार कर मन बांधता है, कुछ उसी भाव से शेखर अपने प्रतिपाद्य से चिपटा रहा। किंतु तपोबल से अपनाया हुआ अंधापन भी दूर होता ही है। उर्वशी और तिलोत्तमा को देखकर नहीं, ऊब से फैले हुए जमुहाय मुख विवरों को और तिरस्कार से कुंचित भवों को देखकर एक क्षण ऐसा आया कि शेखर समूची सभा की उपेक्षा की और अनदेखी नहीं कर सका, अपनी बात की गति दुगनी तेज करके भी नहीं। तब जैसे उसका मन एक साथ ही 2-3 स्तरों पर काम करने लगा और उसकी स्मृति भी मानो पूर्वापर का ज्ञान छोड़कर कई एक बात या घटनाओं के साथ मिलाने लगी। सभा के बाद अंधेरे होते हुए कमरे में बैठा हुआ प्रत्यावलोकी शेखर किसी तरह भी इस उलझन के तार अलग न कर सका। क्या पहले हुआ, क्या बाद में, वह नहीं निश्चय कर पाया। एक साथ ही वह सुनने लगा कि शेखर मनुस्मृति के उद्धरण दे रहा है। कोई कह रहा है या कह रहे हैं, लड़का राजी है, लड़की का बाप राजी है, तो बाबा हमें क्या, शादी करो, छुट्टी करो, हमारी क्यों मिट्टी पलीद करते हो। पंडित जी आप तो आप, यहाँ तो मनु की मिट्टी पलीद है। विलायती पढ़ाई जो न कर सके तो थोड़ा, आखिर ईसाई लोग पढ़ाएंगे तो हिंदू धर्म का आदर कैसे रहेगा। वे हिंदू धर्म का प्रचार करने थोड़े ही आए हैं। लाला जी ने यह नहीं सोचा होगा खत्री लड़की ब्राह्मण से शादी करेगी, ब्राह्मण लड़का मनु की नाक काटेगा। चाल तो लाला जी की खूब थी, पर आखिर ब्राह्मण कुंवारियों के भाग्य तगड़े हैं। शेखर मालिनोवस्की का प्रमाण देता है, अमोलक राय का नाम सुनता है, या कि अमोलक राय का प्रमाण देता है और मालिनोवस्की की लड़की की बात सुनता है, या कि दोनों, या कि कोई नहीं। वह कुछ समझ नहीं पाता। थोड़ा सा जानता है कि उस सभा में कहीं वह खो गया है, पर असल में मंच पर खड़ा होकर बोल रहा है, या कि मंच खो गया है और वह सभा में है, या कि सभा खो गई है और मंच। तब एकाएक जलता हुआ एक बाण शेखर की चेतना की ढाल को बेध जाता है और वह सब समझ जाता है। अमोलक राय की कन्या विवाह योग्य है और वे खत्री हैं, पर ब्राह्मण जमाई पाकर प्रसन्न नहीं होंगे, और समाज सुधारक ससुर को समाज सुधारक दामाद मिल जाए तो और क्या चाहिए। संबंध का संबंध, सुधार का सुधार, और वह खड़ा है इस सब जानने वाली भरी सभा के आगे घोषित करने को कि देखो मैं शेखर उल्लू बनाया जा रहा हूँ, और इसके लिए मनु प्रमाण है, मालिनोवस्की प्रमाण है, धुआं अच्छा है, तेजाब की चुभन अच्छी है, कैचुल की मरी बदरंग ठंडी चिकनाहट अच्छी है। सबको घुसाने दो इस चौतल्ले की कब्र में। समाज सुधारक शेखर, उस खंडित अवस्था में लौंदे सा शेखर सब कुछ के लिए तैयार था। तैयार नहीं था तो उसी बात के लिए जो हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया और बिना उत्तर की प्रतीक्षा के भीतर चला आया। हड़बड़ाकर उठते हुए शेखर ने देखा कि एक अपरिचित व्यक्ति के साथ सामने खड़े हैं लाला अमोलक राय। नैसर्गिक विनय ने कहा कि बत्ती जला ले, पर विनय शेखर को अपने साथ अन्याय लगा। उसने कहा कहिए। लाला अमोलक राय ने कुछ आहत स्वर में उत्तर दिया, आप तो बहुत नाराज जान पड़ते हैं। मेरी क्या नाराजगी, आप थक गए मालूम होते हैं। लाइए मैं बत्ती जला दूं। शेखर ने जल्दी से बत्ती जलाकर एक और रख दी और बोला बैठिए। लाला बोले, ये स्वामी हरिहरानंद हैं, हम लोग आपसे मीटिंग के बारे में बात करने आए हैं। शेखर ने देखा कि नवागंतुक गेरुआधारी हैं और मुंडी हुई चिकनी खोपड़ी के कारण उनके तैलाक्त बाल फूले हुए मालूम होते हैं। अधूरा सा प्रणाम करते हुए उसने पूछा, मीटिंग की क्या बात, मीटिंग तो हो चुकी। स्वामी जी बोले, कर्म अपने आप में पूरा नहीं होता, उसका फल भी होता है। मीटिंग से जो सिलसिला चला था वह, इसके बाद वे ऐसे रुक गए जैसे ज्ञान के इस चारे को पगुराना अवश्य हो। लाला ने कहा, आपकी स्पीच से तो मीटिंग में तहलका मच गया, मैं तो आपको बड़ी आशा से ले गया था। शेखर ने भवक कर कहा, आशा, मुझे आपने अच्छा बेवकूफ बनाया, यही बात थी तो। क्या बात, कैसी बात। मैं तो बिल्कुल शुभेच्छा से आपको ले गया था, लोग तो बकते हैं। स्वामी जी ने समर्थन किया, हाँ बेटा, लोगों की तो आदत होती है, ईर्ष्या से जलते हैं। शेखर ने रुखाई से कहा, अच्छा जाने दीजिए, अब तो खत्म हुई बात, मीटिंग की बात छोड़िए। अब आपसे हमारा परिचय हो गया है तो उसे पुष्ट करना चाहिए। यह आपकी कृपा है। मैं तो जंगली आदमी हूँ,
अकेला रहने का आदी हूँ। मुझसे परिचय से क्या लाभ? समाज में रहना तो हर आदमी का कर्तव्य है, बल्कि समाज के बिना कोई जी ही कैसे सकता है? मुझे तो समाज के बीच में जीना ही कठिन मालूम होता है। अकेले रहना तो बहुत आसान है। रहे सो रहते चले गए। माना कि आप असाधारण व्यक्ति हैं, पर असाधारण आदमी भी। स्वामी जी ने बात काट कर कहा, क्यों असाधारण? हर बात में असाधारण की दुहाई देने से नहीं चलता। मैं कहता हूँ सब आदमी साधारण हैं और होने चाहिए। शेखर ने कहा, मैंने तो असाधारण होने का दावा कभी किया नहीं। मैं साधारण हूँ और साधारण ही बना रहना चाहता हूँ। आप ही मुझ पर असाधारणता का जामा लाद कर मेरी जान मुसीबत में डाल रहे हैं। स्वामी जी ने दोहराया, सब कोई साधारण है और कोई खास बात किसी में हो भी तो क्या, उसके सहारे जिया नहीं जा सकता। आपकी नाक लंबी है तो क्या आप पखाने नहीं जाते? नाक कट भी जाए तो आदमी जी सकता है, पाखाने जाए बिना नहीं जी सकता। इसीलिए सब कोई साधारण है। शेखर को इस आदमी से, उसके तर्क से और उसकी बात को दोहराने के ढंग से विराग हुआ। उसने बहस से बचने के लिए कहा, आप ठीक कहते हैं, इसीलिए कहता हूँ समाज जरूरी है। आप समाज में जाइए, नाक फिर भी लंबी रहेगी। शेखर ने चाहा स्वामी जी से कहे कि वे अपना वाक्य सुधार कर कहें कि आप पाखाने जाइए, नाक फिर भी लंबी रहेगी, पर चुप रहा। क्यों, आप सहमत नहीं हैं? शेखर कुछ बोला नहीं। वह चाहता था कि किसी तरह खत्म हो ये और ये लोग जाएं। आप उत्तर नहीं देते? मन में सोचते होंगे कि इनको बकने दो। नौजवानी का अहंकार सब में होता है, मुझ में भी था। उसका नतीजा यह देख लीजिए। शेखर ने अब की बार कुछ दिलचस्पी से हरिहरानंद की ओर देखा। मैं सन्यासी हूँ, गेरुआ पहने हूँ। आप सन्यासकार जानते हैं, पर मैं सन्यासी इसलिए नहीं हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ा है। इसलिए हूँ कि सब कुछ मुझसे छिन गया, और सब अहंकार के कारण। अहंकार ही थाती था, फिर वह भी टूट गया। मैं प्रचार करता फिरता हूँ, पर यह गेरुआ झंडा नहीं है, कफनी है, मिट्टी के रंग की, जो मिट्टी सब कुछ ढक देती है। सब कोई साधारण होते हैं। स्वामी जी की इस स्वीकारोक्ति की स्पष्टता शेखर को छू गई। उसने कुछ नर्म पढ़कर कहा, मैं अहंकार के कारण चुप नहीं, चुप इसलिए था कि कुछ कहना नहीं है। मैं अपनी अकिंचनता जानता हूं, पर अकिंचन हूँ, इसलिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूं, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता। लाला जी आपके शुभचिंतक हैं, वे जो कहते हैं ठीक कहते हैं। प्रतिभा का हवा नहीं बनाना चाहिए। सब कोई साधारण होते हैं, इसलिए विवाह ठीक बात है। मैं कब कहता हूँ कि ठीक नहीं है? पर मुझे अभी नहीं करना है, और किसी के कहने से नहीं करना है। चाहता ही नहीं। चाहता भी तो योग्य नहीं हूँ। क्यों? लाला ने कुछ आशा से पूछा। 50 बातें हैं, पर छोड़िए उन्हें। आखिर कुछ तो बताइए। नहीं, रहने दीजिए। अभी विवाह की बात सोचना आफत मोल लेना है। एकाएक हरिहरानंद ने उत्तेजित स्वर में कहा, ठीक है, आफत मोल लेना है तो है हिम्मत, आगे बढ़ो और लो आफत सिर पर। शेखर ने एक बार फिर ध्यान से हरिहरानंद की ओर देखा, फिर बोला, क्षमा कीजिए, मैं थक चुका हूँ। यह बहस तो समाप्त होगी नहीं। मैं अपने मन की बात आपसे कह चुका। आखिर लाला जी का आसन हिलता देखकर उसने तसल्ली की सांस ली। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।